हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल. Join Telegram channel Political Wings for PDF file of this video. दोस्तों, आज आपको हमें थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाया जाएगा। जो पेपर नेम है दोस्तों आज स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, और जो चैप्टर नेम है इलेक्शन प्रोसेस। टॉपिक है दोस्तों आज का कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पेपर नेम है दोस्तों भारत में राज्यों की राजनीति। अध्याय है निर्वाचन की प्रक्रियाएं, और जो शीर्षक है भारत के निर्वाचन आयोग के संगठन, शक्तियां एवं कर्तव्यों का वर्णन। भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या होता है दोस्तों? एक ऐसी व्यवस्था है जो कि सरकार को वैधानिकता प्रदान करती है। निर्वाचन आयोग को जनता का विश्वास प्राप्त होता है, जो कि लोकतंत्र का आधार होता है। अब वैधानिकता यानी कि मतलब कानूनी तौर पे स्वीकृति प्रदान करना, ठीक है। अब किसी भी देश में निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष और भ्रष्टाचार विहीन होना आवश्यक है, तभी जनता का विश्वास बना रहता है। और दोस्तों, भारत के निर्वाचन आयोग पे लोग क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि वो माने निष्पक्ष एवं भ्रष्टाचार विहीन है। सभी जो जनता है वो जानता है कि जो निर्वाचन प्रक्रिया होगा, जो चुनाव प्रक्रिया होगा, उसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं किया जाएगा, और ना ही जो निर्वाचन का अधिकारी है वो किसी के पक्ष में कार्य करेगा। और फिर वहाँ से दोस्तों जो नेता चुन के आएगा, इसीलिए सबको आस्था होता है कि जो नेता चुन के आया है वो जेन्युइन नेता है, और किसी प्रकार का गलत तरीका अपनाकर वो चुनाव नहीं जीता है, ठीक है। और भारत के निर्वाचन आयोग पर इसी के कारण लोग विश्वास करते हैं कि ये अच्छा तरह से कार्य करता है, और जो चुनाव होगा और जो जनप्रतिनिधि होंगे वो अच्छी तरह से चुने जाएंगे। निर्वाचन आयोग का संगठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो दोस्तों जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ जो उनके साथ और कार्य करते हैं निर्वाचन आयुक्त, उन सब का जो मैंने नियुक्ति किस आधार पे होगा, तो आर्टिकल 324 के सेक्शन मैंने 2 के तहत, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, अक्टूबर 1989 में राजीव गांधी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया, जिससे बहुसदस्यीय मैंने बन गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि निर्वाचन जो आयोग है वो बहुसदस्यीय बन गया। कब? अक्टूबर 1989 में। इससे पहले एक सदस्य ही था। 14 जुलाई 1995 को सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अक्टूबर 1993 के राष्ट्रपति के अध्यादेश को वैध घोषित किया। और दोस्तों, ये जो अक्टूबर 1989 का जो राजीव गांधी का जो इन्होंने किया था, निर्वाचन आयुक्त को 1 से 3 बढ़ा दिया था, तो उसमें दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया
उस वक्त जो चुनाव हुआ तो वहाँ पे दोस्तों जनता पार्टी जीत गई और जनता पार्टी ने इनके जो ये कानून थे उसको बदल दिया और फिर से जो पहले था पहले जैसा वैसा ही कर दिया। फिर दोस्तों जब नया चुनाव होता है उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फिर से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है। और यह अध्यादेश कब आया था तो 1 अक्टूबर 1993 को। फिर दोस्तों जो विपक्षी पार्टी हैं इसके खिलाफ माने सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 14 जुलाई 1995 ईस्वी को एक ऐतिहासिक फैसला में इसे वैध करार दिया। ठीक है दोस्तों। नियुक्ति अपॉइंटमेंट और संविधान के अनुच्छेद 324 क के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा इसलिए बनाई गई कि किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और दोस्तों जो ये होता है ना, संविधान के जो 324(2) के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और संसद द्वारा माने संसद इसको बनाता है और इसमें मैंने किसी प्रकार का संशोधन करना है तो संसद करेगा, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो उसको मैंने जो शपथ दिलवाता है उसका कार्य राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त की योग्यता के संबंध में संबंधित संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, यानी कि किसी प्रकार से उल्लेख नहीं किया गया कि उसकी योग्यता क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो दोस्तों अन्य जो उसके सहयोगी निर्वाचन आयुक्त होते हैं या क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्त होते हैं तो वो उसमें अपना सलाह देता है कि कौन बेहतर रहेगा और कौन बेहतर कार्य करेगा। ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, राष्ट्रपति दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग उसका चुनाव करते हैं। अन्य जो नियुक्तियां की जाती है निर्वाचन आयोग में इसका दोस्तों कार्यकाल एवं सेवा शर्त क्या है। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल उसके पद संभालने की तिथि से लेकर 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अब इसमें दोस्तों दोनों में से कोई पहला अगर या तो वो मैंने 65 वर्ष का हो गया हो या तो 6 वर्ष कार्य कर लिया हो। अगर ये 6 वर्ष अगर मैंने पूरा हो गया 65 वर्ष के पहले ही तो उसको हटा दिया जाएगा। या दोस्तों 6 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, वो जैसे मैंने 62 में अगर वो उस पद पे पहुंचा तो 3 साल कार्य करेगा तो 65 वर्ष का हो जाएगा। तो 65 वर्ष की आयु जैसे ही टच करेगा तो उसको फिर उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। उसको यह नहीं कि 62 में तय किया था तो उसको 68 तक कार्य की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। ठीक है, समझ गए आप। और यानी कि या तो 6 वर्ष कर ले या तो 65 वर्ष, अब कोई जो भी पहले आ जाएगा उसको खत्म। ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। दोस्तों जो पैसा मैंने भारत के संचित निधि में होता है उससे इसका वेतन प्रदान किया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मैंने बार बार मैंने उसके जो वेतन है उसको कम न किया जाए। ठीक है, और किसी प्रकार के दबाव में कार्य न करे निर्वाचन जो आयुक्त है वो, ताकि मैंने जो सांसद हैं उसमें उसका मैंने अधिकार को या उसके वेतन को कम न कर दिया जाए, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि संचित निधि से उसको पैसा मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के निर्वाचन के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और दोस्तों जैसे उसका चुनाव हो गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त का, तो उसको किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कि उसके मैंने दाम वाम जो मैंने उसका वेतन उसको घटाया नहीं जा सकता। ठीक है,
अब इसका पदच्युति यानी कि दोस्तों इसको मैंने पद से कैसे हटाया जाएगा, यानी कि रिमूवल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही हटाया जाने का प्रावधान है। जिस प्रकार से जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश को मानहानि जो माने महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है दोस्तों, तो ठीक उसी प्रकार से इसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब महाभियोग का दोस्तों प्रोसेस है। अब महाभियोग का जो प्रस्ताव है संसद के दोनों सदनों में 2/3 सदस्य संख्या के अनुमोदन से पारित होना चाहिए। दोस्तों जैसे महाभियोग जैसे लोअर हाउस से अगर स्टार्ट हुआ और वहाँ पे पारित हो गया 2/3 मत से, तो दोस्तों उसका राज्यसभा में 2/3 मत से पारित होना आवश्यक है, तभी वो हटेगा। नहीं अगर वहाँ पारित नहीं होता तो दोस्तों महाभियोग वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये बोला गया है कि महाभियोग का प्रस्ताव है जो संसद के दोनों सदनों से अब 2/3 सदस्य संख्या के अनुमोदन से पारित होना आवश्यक है। अब इसमें भी दोस्तों ये प्रावधान है कि 2/3 जो सदस्य हैं वो उस दिन उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्य संख्या से, ठीक है, अगर पारित होता है तो सही है। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त एवं क्षेत्रीय आयुक्तों की मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पे हटाया जा सकता है। यानी दोस्तों अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये चाहता है कि जो उसके साथ अन्य जो निर्वाचन आयुक्त कार्य कर रहे हैं वो अच्छा तरह से कार्य अगर नहीं कर रहे हैं, तो उसका शिकायत राष्ट्रपति को करेगा और राष्ट्रपति से वो कह के उसको हटवा सकता है पद से। या दोस्तों जो क्षेत्रीय आयुक्त होते हैं यानी कि जो राज्य में होते हैं, राज्य में, तो उसका नियंत्रण तो यही करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही, मैंने सबसे ऊपर यही है मुख्य निर्वाचन आयुक्त वहाँ पे निर्वाचन के क्षेत्र में। तो दोस्तों अगर वो अच्छा तरह से कार्य नहीं करता है क्षेत्रीय आयुक्त, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है दोस्तों वो उसका मैंने हटवा सकता है राष्ट्रपति से कहकर, ठीक है। निर्वाचन आयोग के कार्य और क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(1) के द्वारा निर्वाचन आयोग को देश में होने वाले सभी महत्वपूर्ण निर्वाचनों के आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण का दायित्व सौंपा गया है। दोस्तों जो आर्टिकल 324(1) है इसके अंतर्गत ही जो भी मैंने आप देखते हो कि ये कार्य किया जाता है, करता है जो निर्वाचन आयोग कि आयोजन कैसे करना है, फिर उसका निर्देशित करता है कि किस प्रकार से मैंने आचार संहिता का पालन होगा, और नियंत्रण के लिए दोस्तों जो फोर्स का व्यवस्था करता है या जो मतदान का जो पेटी होता है उसको मैंने अपना एक अच्छा जगह पे रखता है, वहाँ पे पहरा दिलवाता है। तो ये दोस्तों ये इसी जो आर्टिकल 324(1) के अंतर्गत जो उसको पावर दिया गया है उसी का यूज करके वो ये सब जो कार्य हैं वो करता है। नेक्स्ट है दोस्तों मतदान सूचियां तैयार करना। अब दोस्तों जो मतदान होता है किसी भी क्षेत्र में अगर मतदान होना है तो उससे पहले मतदाता सूची बनता है, और मतदाता सूची बनने में क्या किया जाता है, जो मैंने अधिकारी है निर्वाचन अधिकारी वो क्या करते हैं, वो जैसे नए जो लोग हैं उनको ऐड करेंगे जो कि मैंने वयस्क हो चुके हैं यानी कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, उनका नाम ऐड करेंगे उसमें। और जो लोग का मृत्यु हो गया है उनका दोस्तों नाम जो मतदाता सूची है उससे हटाया जाएगा। तो यही दोस्तों मैंने उसका अपडेट का जो कार्य है वो मतदान से पहले कर दिया जाता है, और इस प्रकार जो अपडेट होता है तो दोस्तों मतदाता का सूची आ जाएगा, और वही सूची उस जो सूची में जिसका नाम होगा वही लोग उसमें मत देंगे, ठीक है। तो ये इनका जो निर्वाचन आयोग का कार्य है दोस्तों मतदान सूचियां तैयार करना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों संसद व राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन कराना। अब दोस्तों जो निर्वाचन आयोग होता है वो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का निर्वाचन करवाता है। संसद में दोस्तों लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गए, और विधानमंडल में दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों आ गए, ठीक है, राज्य के अंतर्गत। जैसे अगर आप ये नॉर्मल भाषा में अगर आप सोचो,
जैसे दोस्तों आपको पीएम का जैसे चुनाव होता है वो भी ये निर्वाचन आयोग ही करवाएगा, और जो सीएम का चुनाव होता है वो भी निर्वाचन आयोग करवाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव ये भी निर्वाचन आयोग कराएगा। लेकिन दोस्तों जो राज्यपाल का जो चुनाव होता है, राज्यपाल का चुनाव होता नहीं है। राज्यपाल का दोस्तों जो माने राष्ट्रपति हैं वो केंद्र के स्तर पर जैसे पीएम होता है उसके सलाह पे वो रख देता है वहाँ पे, यानी किसी भी राज्य में। ठीक है, तो ये याद रखना कि राज्यपाल का माने चुनाव वैसे नहीं किया जाता है, लड़ा नहीं जाता है माने चुनाव में, वो डायरेक्ट चुन के रख देता है सीधा। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराना करना दोस्तों। ठीक है, अब निर्वाचन आयोग के कार्य में क्या है? कार्य में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो करना। अब दोस्तों आप यहाँ पे कमेंट में ये बताना जरा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट में इसको करिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कर्मचारियों पर नियंत्रण। और जो कर्मचारी हैं उसके अंदर निर्वाचन आयोग के अंदर कार्य कर रहे हैं उन सारे चीज़ों पे नियंत्रण करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों राजनीतिक दलों को मान्यता देना। अब जो राजनीतिक दल होते हैं अब उसमें भी मान्यता के दो क्राइटेरिया होते हैं, एक तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं और एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है दोस्तों। तो इसके आधार पे जो राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता दिया जाता है कि वो क्षेत्रीय स्तर पे अगर उसका फुलफिल करता है क्षेत्रीय स्तर वाला क्राइटेरिया तो क्षेत्रीय स्तर का उनको राजनीतिक दर्जा मिल जाएगा राजनीतिक दल का। अगर दोस्तों वो राष्ट्रीय दल का जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करता है तो उसको राष्ट्रीय दल का मान्यता मिल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों दलों व स्वरूप जो स्वतंत्र प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह देना। और जो राजनीतिक दल हैं उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करेगा, या जैसे दोस्तों जो स्वतंत्र लड़ते हैं यानी कि ना तो किसी भी पार्टी से नहीं लड़ते हैं, वो निष्पक्ष माने खड़ा होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनको क्या होता है, उनको जो निर्वाचन आयोग था उनको भी चुनाव चिन्ह प्रदान करता है ताकि जो उनके समर्थक हैं वो उसी चुनाव चिन्ह पे वोट देके उनको जिताएं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों निर्वाचन की जो तिथि और कार्यक्रम घोषित करना। अब जो निर्वाचन आयोग का कार्य में और है जो निर्वाचन होता है उसका तिथि माने कब से कब तक स्टार्ट होगा वो पूरा डाटा पहले बता देते हैं कि माने कब स्टार्ट होगा चुनाव और कितने दिन तक चलेगा, कितने चरण में चलेगा, फिर इसका जो रिजल्ट कब आएगा, इसका माने मतगणना कब होगा, इन सारे चीज़ों का वो एक माने डाटा पहले ही रिलीज कर देते हैं कि इस डेट को ये होगा। ठीक है, शेड्यूल माने पहले ही रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करके राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता बनाते हैं। और दोस्तों ये याद रखना जो आचार संहिता क्या होता है, आचार संहिता होता है कि किस प्रकार का माने कौन कौन सा नियम फॉलो किया जाएगा जब माने चुनाव स्टार्ट होता है तब। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये इसमें क्या होता है जो प्रत्येक निर्वाचन जो दल होंगे वो सभी उसके जो नेता होंगे मेन नेता उनको बुला लिया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद फिर एक अनेक कॉमन जो सभी लोगों का विचार होगा कि ये होना चाहिए, तो वो क्राइटेरिया मैंने सेट कर दिया जाता है कि ये रूल फॉलो होगा। ठीक है दोस्तों, फिर वही आचार संहिता में आ जाता है। अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो दोस्तों उस पर निर्वाचन आयोग जो है वो एक्शन लेगा, निर्वाचन आयोग एक्शन ले सकता है। और फिर दोस्तों उसको मैंने जो चुनाव अगर जीत भी गया है और गलत तरीके से जीत गया है तो दोस्तों उसका मैंने जो चुनाव है वो मैंने कैंसिल हो सकता है, उसको उस पद से हटाया जा सकता है। अब दोस्तों निर्वाचन आयोग के जो है आलोचना किस आधार पर किया जाता है,
लोकसभा के जो 1971 के मध्यावधि चुनाव हुआ था उसमें निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सर्वाधिक प्रश्न किया गया, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे मैंने धांधली किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त के लिए योग्यता के आधार में अभाव में सरकार द्वारा उन अधिकारियों को नियुक्त की जाती है जो कि सरकार के प्रति निष्ठा रखते हैं। और दोस्तों इस पर आरोप ये लगता है निर्वाचन आयोग पे कि जो अधिकारी होते हैं जो निर्वाचन आयुक्त के पद पे कार्य करते हैं उनको दोस्तों सरकार वैसा ही अधिकारी को चुनता है जो कि सरकार के पक्ष में बोलता है और सरकार का समर्थन करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निर्वाचन आयोग सामान्य रूप से सत्ताधारी जो दल है उसके प्रभाव में कार्य करती है, यानी कि जो सत्ताधारी दल है क्योंकि वही उसको उस पद पे बैठाया है, तो दोस्तों वो जो सरकार का है जो मैंने सत्ताधारी दल है उसके प्रभाव में कार्य करेगा, उसकी बात को ज़्यादा प्रेफर करेगा और मानेगा। ये इस पे आलोचना की जाती है। निर्वाचन आयोग की और आलोचना किस आधार पर किया जाता है? आयोग का अपना कोई प्रशासन तंत्र नहीं है, जबकि उस पर निष्पक्ष चुनाव करने का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। और दोस्तों इसमें ये जो आलोचक है ये कहना चाहते हैं कि उसका एक अलग प्रशासन तंत्र होना चाहिए अपना, क्योंकि आप दोस्तों देखते होंगे जब मैंने चुनाव होता है तो जो जितने भी सरकारी स्कूल में टीचर लोग होते हैं उनको चुनाव में ड्यूटी दे दिया जाता है कि आपको वहाँ पे जाना है, उनसे मैंने जो वोटिंग मशीन है वो टंगवाया जाता है, फिर उनको दोस्तों इस प्रकार के कार्य में लगा दिया जाता है। तो इससे दोस्तों एक तो वो उसमें दक्ष नहीं होते हैं, यानी कि उनको ज़्यादा अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो टीचर है तो वो उनको टीचिंग का ज्ञान है, वो शिक्षा देने का कार्य करेंगे, तो यहाँ पे उनको चुनाव के लिए भेज दिया जाता है। फिर इसका बैड इम्पैक्ट और पड़ता है दोस्तों, जो मैंने जो पढ़ाने का जो स्टडी है ना दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। अब अगर टीचर 1 महीना तक चुनाव में ही लगा रहेगा तो वो स्टूडेंट को कब पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा? तो दोस्तों इससे बच्चों का भविष्य भी खराब होता है और टीचर पे दोस्तों अतिरिक्त दबाव बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आलोचना की जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों, चुनाव में हुई गड़बड़ियों के संबंध में निर्वाचन आयोग प्रभावशाली तरीके से कार्यवाही नहीं कर पाता है। और दोस्तों अगर ये उजागर हो भी गया कि जो मैंने गड़बड़ी किया गया है तो उसको अच्छा तरह से कार्य नहीं कर पाता। अब इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? अब ये जो इसके एरिया में वो वहाँ पे तो कार्य कर लेता है, लेकिन दोस्तों फिर अगर उसका सुप्रीम कोर्ट हुआ चला जाता है तो फिर वहाँ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को देखने लगती है, तो इसके निर्वाचन आयोग के जो मैंने एरिया क्षेत्र से ऊपर चला जाता है, तो इसलिए दोस्तों ये अच्छा तरह से कार्य नहीं कर पाता है और मैंने कार्यवाही नहीं कर पाता है कि उसको सज़ा दी जाए। ये जो गलत किया है वो सुप्रीम कोर्ट फिर देखेगी कि सज़ा किया है कि नहीं किया है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। दोस्तों पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग से जुड़ें, जिसका लिंक आपको दे दिया गया है। आप इसको कॉपी करके डाल सकते हो दोस्तों, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा, या दोस्तों आप सीधा सर्च कर लोगे पॉलिटिकल विंग्स तो ये जो लोगो है दोस्तों वही लोगो लगा हुआ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे चैनल, आप वहाँ से जुड़ जाओगे, वहाँ से आपको वीडियो का PDF प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।